Hey guys, welcome back on this PT Pointer History series with me, Shreyansh Nigam. I'm the Faculty of History on Ashish Malik IAS Academy YouTube channel. So, hope so that you all are doing good. And this is the last part of nomadic empire. So मैं बता दूं that इस लास्ट पार्ट में हम लोग बहुत एसेंशियल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। जितनी भी चीज़ें रह गई थी या फिर जो टाइमलाइन है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बट ये वीडियो आपको तब समझ में आएगी जब आप इससे प्रीवियस जो 3 पार्ट्स हैं उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो आई मस्ट सजेस्ट यू दैट आप प्रीवियस पार्ट्स को अच्छी तरीके से देख लें। इनफैक्ट अपना डेली डोज ऑफ हिस्ट्री आप कंटिन्यू लेते रहें, देन इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर योर एग्जाम. Okay, so before coming on to the today's topic, I would like to tell you about these 3 dynamic batches that have recently started on 13th of July. अगर आप UPSC 2020 या फिर 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं and you are willing to take the Unacademy Plus subscription, then you will getting these 3 batches. Like this is the bilingual batch, this is the Hindi batch, and this is the English batch. Also, if you want to avail 10% discount on Academy Plus subscription fees, then you can use this code Ashish Malik 10. You can see here that if you will apply this code, referral code Ashish Malik 10, you will get an instant discount from 44,000. It will reduce to 39,600 and so on. Like in the like here it reduced from 64,000 to 64,000 to 57,600. ओके, तो आई होप आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। ये दीज बुक्स आर बाय आशीष मलिक सर. दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर करंट अफेयर सेक्शन. सो दीज बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड फॉर यू. आप इन विजिट करके इनको परचेज करें. After this, talking about the series, those who are new, comprehensive understanding of events we are clearing, and also we are covering the timeline as well. Also the proper uses of keywords and terminologies along with the topic wise क्वेश्चन. तो कुछ भी नहीं एक तरीके से देखें तो कुछ भी हम हिस्ट्री में नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सब कुछ आपको जो है कवर करके दे रहा हूँ. ओके, सो अभी एट प्रेजेंट मोमेंट पे हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. इसके बाद आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ में हम लोग माइट भी अदर क्लासेस की वीडियोज़ जो पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे. एंड अगर अभी तक कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर गेटिंग अ बेटर एटमॉस्फेयर एंड ई PDFs एंड नोट. यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल एज वेल. ओके, सो गाइज हमने अभी तक की, मैं बता दूं कि एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स को अच्छी तरीके से कवर किया है, जिसमें कि रोमन एम्पायर, ईरानियन एम्पायर एंड पूरा जितना भी उनका पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल बैकग्राउंड था वो सारा चीज़ें हम लोग ने कवर करी हैं. ठीक है, वहाँ उनका कल्चर, लिटरेचर क्या था, सारी चीज़ें. जस्ट लाइक दैट सेंट्रल इस्लामिक लैंड में भी प्रॉफिट मोहम्मद, मक्का मदीना एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हमने अच्छी तरीके से कवर किया है. इसी तरीके से हम लोग नोमैडिक एम्पायर भी कवर कर रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दीज दिस लास्ट पार्ट रिगार्डिंग द नोमैडिक एम्पायर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की एक फिर से ओवरव्यू है या फिर जिसको हम लोग रिविजन कह सकते हैं. ठीक, बट बिफोर दिस आपको ये समझ में तब आएगा जब इसके प्रायर वीडियोज़ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आप अच्छे से देख लेंगे, जिसमें मैंने एसेंशियल फीचर्स ऑफ द नोमैडिक एम्पायर बताया है, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे मंगोल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ, मंगोलियंस को एकजुट करके, यूनाइट करके इस एम्पायर के फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, तो आप उसमें जा करके एक बार पार्ट में विजिट करके देख सकते हैं. सो आज की वीडियो में स्टार्टिंग आप देख सकते हैं दैट ही वी विल बी डीलिंग विद द मंगोल एम्पायर एंड हियर दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गेंगिस खान. सो हम लोग अगर टाइमलाइन की बात करें जो आपकी NCERT की बुक में दे करके रखा है क्लियरली, उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ. देखिए, हम सब जानते हैं दैट एट द टाइम ऑफ 1162 टू 67 देयर इज़ अ बर्थ ऑफ तैमूजिन हम लोग को देखने को मिलता है. अब ये तैमूजिन कोई नया पर्सन नहीं, ये तैमूजिन कौन है, ये तैमूजिन है गेंगिस खान. ठीक है, सो गेंगिस खान जो था ही वॉज बोर्न समटाइम अराउंड दी 1162. और एक रिवर है जो कि जिसका नाम है ओनन रिवर. ठीक है, ओनन इज़ द नेम ऑफ द रिवर जो कि इसके बर्थ प्लेस से एसोसिएटेड है. इट कैन बी आस्क्ड इन द विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गेंगिस खान आर करेक्ट. तो उस तरीके से आपसे प्रीलिम्स में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो कीप दिस थिंग एंड हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दिस. ओके, सो इसके बाद अगर हम बात करें कि
इसके बाद अगर हम बात करें 1160 से लेकर के अगर 1170, तो ईयर्स स्पेंड इन द स्लेवरी एंड स्ट्रगल। देखिए अगर मैं इसके अब छोटी सी अगर हिस्ट्री की बात करूँ इसकी लाइफ की, तो इसमें हुआ क्या था कि ये 1162 के टाइम पे जब इसका जन्म हुआ, देन इसके बाद फिर एट द टाइम इसके फादर जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, इसके फादर जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था। ये यसूजी, इनके फादर का क्या नाम था, यसूजी। ठीक है, गेंगिस खान के यसूजी इनके फादर का नाम था। और इनकी मदर के नाम की अगर हम बात करें, इनके मदर के नेम की अगर हम बात करें, तो इनके मदर का नेम था ओलन अकी, OELUN, ओलन ई की ई। ठीक है, तो ये जो था इनकी मदर का नेम था। तो बड़ी ही मुश्किलों से इनकी जो मदर थी उन्होंने जो है तैमुज़िन को और इसके जो स्टेप ब्रदर्स थे उसको कैसे बड़ी ही मुश्किलों से पाला पोसा बड़ा किया। अब जब पाला पोसा बड़ा किया तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसको कैप्चर कर लिया गया, और कैप्चर करने के बाद इसको इंस्लेव मतलब कि इसको मजदूरी में भेज दिया गया। ठीक है, और सून मतलब और रिसेंटली इसकी शादी भी हुई थी। तो शादी होने के बाद जो इसकी वाइफ थी, इसकी वाइफ का नाम था बोर्ते, BORTE, बोर्टे। ठीक है, तो इसकी जो वाइफ थी उसको किडनैप कर लिया गया। और जब किडनैप कर लिया गया तो उसको छुड़ाने के लिए एक इसने इसने क्या करा, इसने लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने में क्या हुआ, ये जीत गया। ड्यूरिंग दिस ईयर्स ऑफ द हार्डशिप ही ऑल्सो मैनेज टू मेक सम इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये लड़ाई लड़ा और उसके बाद वो जीत गया, तो इसने कई सारे अलायंस और कई सारे फ्रेंड्स बनाए, जो कि वी कैन सी हियर इन द पार्ट इन हियर द पीरियड ऑफ अलायंस फॉर्मेशन 1180 to 1190। सो आपको ये जो स्लेवरी एंड स्ट्रगल वाला पार्ट है समझ में आ गया कि इसको क्या किया गया था, बंदी बना करके इससे स्लेवरी करवाई गई। एंड देन आफ्टर इसकी जो वाइफ थी बोटे, उसको किडनैप करा गया। एंड बिकॉज ऑफ इट इसको क्या करना पड़ा, फाइट करनी पड़ी। अब जब फाइट करनी पड़ी तो इसको कोई एक अलायंस की और एक मतलब एक कह सकते हैं एक संगठन की ज़रूरत पड़ी। तो इसके कई सारे अच्छे दोस्त बन गए। दोस्त बनने के साथ साथ इसका एक अलायंस बन गया, जिसका और इसका अलायंस जो था वो बेसिकली जो था वो तैमुजिन जो था वो तुगरेल, ओंग, इन सब लोगों के साथ था। कई सारे इसका एक छोटा भाई था, यंग ब्रदर था, बोगुरचू, और इसी तरीके से एक अलाई मतलब कई सारे लोग थे जो कि प्रीवियस पार्ट में मैंने कवर किया है डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर 1180s 19 की बात करें तो तैमुजिन जो था ई रिमेन्ड एन एलाई ऑफ ओंग खान। वो ओंग खान का एक एलाई बन के रहा था, और उसने इस अलायंस का इस्तेमाल किया था डिफीट करने के लिए जमूका को। ठीक है, जमूका को आप प्रीवियस पार्ट देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जमूका को हराने के लिए, डिफीट करने के लिए इसने क्या किया था, एलाई बना था। ये किसका बना था, तो ओंग खान का, ONG ओंग, KHAN खान। तो ओंग खान का ये क्या बना था, एली बना था। और उसकी इस अलायंस का मदद उठ लिया था इसने जमूका को हराने के लिए। और ये जमूका जो था वो था कौन, ये ओल्ड फ्रेंड था, हु हैड बिकम अ हॉस्टाइल फो। तो ये क्या था, ये इसका ओल्ड फ्रेंड था। ठीक, तो इतना यहाँ तक कि हम लोग ने समझा कि कैसे ये स्लेवरी करता है। इसके बाद फिर इसकी जो लड़ाई होती है, और अलायंस इसका किन के साथ होता है, तो ओंग खान के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई सपोज। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है एक्सपेंशन एंड ट्रिम्प। एक्सपेंशन एंड ट्रिम्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं बताता तो इसका जो एक्सपेंशन वाला कह सकते हैं था। देखिए क्या हुआ था कि जैसे एक जमूका की बात आई, तो जमूका के बाद कई सारी ऐसी ट्राइब्स थी जिनसे इसकी लड़ाई होती है। ठीक है, जिनसे इनकी लड़ाई होती है, जैसे कि एक अगर हम बात करें टैटर्स की। ठीक है, और ये थे कौन, ये इसके फादर के असेसियंस थे। ठीक है, इसके फादर के असेसियंस थे। फादर का मर्डर हो गया था ना, तो ये फादर के असेसियंस कौन थे, टाटर्स थे। तो इससे भी इनकी लड़ाई होती है। इसके बाद ओंग खान जो इनका अली था, उनसे भी इनकी लड़ाई होती है। ठीक है, और इसी तरीके से केरियट्स नाम की एक ट्राइब थी, उससे भी इनकी लड़ाई होती है। और हर जगह पे क्या होता है, ये पावरफुल और विक्टोरियस साबित होते हैं। तो और लास्ट में ये जो एक इसकी लड़ाई होती है नैमन के साथ, नैमन के साथ
नैमन के साथ इसकी लड़ाई होती है 1206 में। जब 1206 में इसकी नैमन के साथ लड़ाई होती है तो तैमूजिन जो होता है उसका कह सकते हैं एक फिगर बन जाता है। क्या होता है? तैमूजिन का मीन्स ओवरऑल गेंगिस खान का एक फिगर बन जाता है, एक इमेज बन जाती है, और वो इमेज जो होती है बहुत ही पॉलिटिकली और बहुत ही मिलिट्री बेसिस पे बहुत ही जो है एक स्ट्रॉन्ग होती है कि एक योद्धा टाइप का बन जाता है, जो बेसिकली अपनी जगह पे अपनी एरिया में बहुत ही ज़्यादा माना जाना होता है। इसकी एक जो पोजीशन होती है वो बहुत ही असेंबली ऑफ द मंगोल चीफ, एकदम चीफ के जैसी बन जाती है इसकी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो एक्सपेंशन करता है ये कैसे करता है, बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट सो मैनी ट्राइब्स लाइक टैटर्स, केरियट्स, ओंग, नैमन, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाद में ये अपने आप को क्या करता है, प्रोक्लेम कर देता है एज अ ग्रेट खान। तो खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल हो गया होगा। ये ग्रेट खान के नाम पे अपने आप को प्रोक्लेम कर देता है। और क्या करता है फिर ये मंगोल्स को, कई सारे मंगोल्स को क्या करता है, ये इकट्ठा करता है और एक एम्पायर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और जिसमें ये लास्ट में जाते जाते बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। 1200 में प्रोक्लेम द गेंगिस खान यूनिवर्सल रूलर ऑफ द मंगोल्स। देन इसके बाद 1227 में हम लोग को देखने को मिलता है कि इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, अगर प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा मैंने मैप के थ्रू आपको समझाया कि कैसे वो इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट हो जाता है विद रशिया, यूरोप, चाइना एंड ईच एंड एवरी पार्ट, नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सेंट्रल एशिया, सब कुछ वो कवर कर लेता है। क्यों? ये नहीं कवर करता है, इसका जो फैमिली चार्ट मैंने आपको समझाया था, उस फैमिली चार्ट में जो इसके पोते परपोते बेटे होते हैं वो फर्दर जो है दूसरी जगह पे जा करके क्या करते हैं, वो वहाँ पे लड़ाई करके और रिसोर्सेज को छीन के वो अपने एम्पायर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक। अब आगे अगर हम टाइमलाइन में आगे बढ़ें तो ड्यूरिंग दी 1227 to 60 हम लोग को 3 ग्रेट खान्स देखने को मिलते हैं कंटिन्यूड द मंगोल, जो कि मंगोल की यूनिटी को और बढ़ाते हैं। 1227 से 41 तक की ओगोडी हु वाज द सन ऑफ दी गेंगिस खान का पीरियड चलता है। 1246 से 49 तक की गुयूक हु वाज द सन ऑफ द ओगोडी का फिगर हम लोग को देखने को, करेक्टर देखने को मिलता है। इसके बाद 51 से 60 तक की बात करें तो मोंगके, जो कि सन था गेंगिस खान का, ठीक है, गेंगिस खान के यंगेस्ट सन का, जो गेंगिस खान का जो सबसे छोटा बेटा था तुलू, उस तुलू का जो बेटा था मोंगी खान, तो उसके बारे में हम लोग को 1251 से 60 ये सब प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं। इसके बाद 1236 से 42 की बात करें तो कैंपेन इन रशिया, हंगरी, पोलैंड, मैंने 2 कैंपेन के बारे में बताया था, ठीक है। तो एक जो था वो रशिया, हंगरी, पोलैंड की तरफ हुआ था और एक चाइना की साइड हुआ था, ठीक है। सो इसी के साथ आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द फ्रेश कैंपेन इन द ईरान एंड चाइना, तो ये दूसरे, तो मतलब बेसिकली ये पूरी है टाइमलाइन, ठीक है। ये पूरी टाइमलाइन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है रिगार्डिंग द यूपीएससी पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। किसी भी तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इवेंट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन सिचुएटिंग द गेंगिस खान एंड द मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए जब हम लोग कभी भी याद करते हैं गेंगिस खान के बारे में, टुडे द ओनली इमेजेस दैट अपीयर इन आर इमेजिनेशन आर दोज ऑफ द कनकरर। मतलब गेंगिस खान इक्वल टू कनकरर, मतलब इसने एक ऐसी अपनी एक इमेज बना ली थी कि गेंगिस खान इज इक्वल टू कनकरर, ठीक है। मतलब कि ये तो जहाँ जाता था समझ लीजिए बस जीत के ही आता था, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटीज एंड एन इंडिविजुअल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ऑब्वियसली जो पीपल जीत के आएगा इट मीन्स वो अपने पास्ट में अपने बैक ऑफ द में क्या करके आ रहा है, वो बहुत सारे घर तबाह करके आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों को, बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ करके ही तो लोग, वो लोग उस टाइम के जो राजा महाराजा जो है योद्धा होते थे वो जीत करके आते थे। मैनी 13th century residents of the town in China and Iraq, Iran and Eastern Europe looked at the Ganges at the hordes of the steppes with the fear and distance। जो चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं वो बहुत ही डर की नज़र से देखते हैं और उसकी जगह पे जो मंगोल्स होते हैं वो गेंगिस खान को एक ग्रेटेस्ट लीडर के तौर पे मानते हैं। मतलब कि फॉर मंगोल्स गेंगिस खान इज़ अ ग्रेटेस्ट लीडर एंड ऑन दी अदर हैंड चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोप के लोगों के लिए वो बहुत ही डेंजरस और एक फियरफुल पर्सनालिटी था। उसने क्या किया था, ही यूनाइटेड द मंगोल पीपल, freed them from the interminable tribal wars and Chinese exploitation, brought them prosperity।
तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक तरीके से जो एक न्यू लाइफ प्रोवाइड करी थी मंगोल पीपल्स को, जो कि बेसिकली क्या थे, एक चाइनीज़ एक्सप्लॉयटेशन का शिकार थे और काफ़ी ज़्यादा इंटरमिएबल ट्राइब्स जो थी वो परेशान थी। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रॉस्पेरिटी उनको प्रोवाइड करी थी, fashioned a grand transcontinental empire and restored trade routes and market that attracted distant travelers like veteran मार्को पोलो। अब यहाँ पे अगर जो दूसरा जो ये पॉइंट है हमारा कि जो ग्रैंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल, तो बिल्कुल भाई यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उधर आपका ऊपर रशिया एशिया जैसा हो गया, नीचे आपका इधर चाइना, ये जितना कुछ भी है सेंट्रल एशिया से लेकर के पूरा नीचे तक की, ये सारा का सारा तो इसी के अंदर था। इसीलिए हम लोग इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोर देन वन कॉन्टिनेंट में इसका वर्चस्व चलता था। इनफैक्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक आपको क्वेश्चन भी दिया था लिखने के लिए, जिसमें आपसे ये कहा गया था कि अगर हम एक तरफ ग्रेट खान को रखते हैं और एक तरफ हम अलेक्जेंडर को रखते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर भी पूरा विश्व विजय करने के लिए निकला था और ग्रेट खान भी धीरे धीरे करके पूरा ऑलमोस्ट, इसने तो ग्रेट अलेक्जेंडर से ज़्यादा बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन उसमें बताना था। आप प्रीवियस पार्ट देखिएगा, आपको जो है वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसने इतना बड़ा एक मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया था। और ट्रेड रूट, जैसे कि जो हमने लास्ट में इसकी थर्ड वीडियो में मैंने बताया सिल्क रूट के बारे में, इसने एक सिल्क रूट ओरिएंट किया था और जो जिसकी वजह से आज को चाइना भी बहुत फेमस है। तो स्टार्टेड एंड अट्रैक्टेड, जिसकी वजह से जो वेनेशियन मार्को पोलो नाम का जो ट्रैवलर था वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ था इसकी तरफ। द कॉन्ट्रास्टिंग इमेज आर नॉट सिंपली अ केस ऑफ डिसिमिलर पर्सपेक्टिव्स, दे शुड मेक अस pause and reflect on how one dominates। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग इमेज जो है वो सिंपली ए केस ऑफ द डिसिमिलर पर्सपेक्टिव। बियॉन्ड द ओपिनियन ऑफ द डिफीटेड सेडेंटरी पीपल्स कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट ऑफ द शीर साइज ऑफ द मंगोल डोमिनियन। अगर हम मंगोल डोमिनियन की बात करें तो उसका साइज इतना बड़ा था इन द 13th सेंचुरी एंड द डाइवर्स बॉडी ऑफ अ पीपल एंड फेथ दैट इट एम्ब्रेस। वहाँ पे देखिए डाइवर्स हम लोग को बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और यूनिटी देखने को मिलती है, और साथ ही बहुत बड़ा एक हम लोग को मंगोलियन डोमिनियन एम्पायर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑल्दो दी मंगोल खान्स देमसेल्व्स बिलोंग टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फेथ, जो वही मैंने बताया ना डाइवर्सिटी बट यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे इंडिया में है वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलती थी। जैसे शामान के, बुद्धिस्ट के, क्रिश्चियन थे, इवेंचुअली इस्लामिक लोग भी थे। ठीक है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी जो पर्सनल बिलीफ थी वो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर भावी या डोमिनेट नहीं होने दी। ईच एंड एवरी पर्सन वाज फ्री टू अडॉप्ट व्हाट ही वांट टू डू। ठीक है, मंगोल रूलर्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्म्ड कंटिजेंट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो गेंगिस खान है उसने सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उनको अपने एम्पायर में जगह दी थी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये जगह जीत के आया, ये जगह जीत के आया, ये जगह जीत के आया, तो अब इनको रूलिंग कौन करेगा? ठीक है, सो इनको एडमिनिस्टर करने के लिए इसने सिविल एडमिनिस्टर्स बनाए थे। और सिविल एडमिनिस्टर क्या करते थे? सिविल एडमिनिस्टर दे जस्ट कलेक्ट दी टैक्स और रेवेन्यू जितना भी होता था उनको कलेक्ट करने का काम करते थे। एंड ये जो गेंगिस खान था ये इनके ऊपर तभी तक की सिर्फ भरोसा करता था, ये तब तक की इनको रखता था जब तक कि ये उनको टैक्स कलेक्ट करके देते थे, अनलेस एंड अनटिल उनको फिर वो हटा देता था। ठीक, ऑल्दो मंगोल खान देमसेल्फ, ये हो गया, द मंगोल रूलर्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स, देयर वॉज अ मल्टी एथनिक मल्टीलिंगुअल, मतलब हम लोग को इसके जो एम्पायर था उसमें मल्टी एथनिक, इसके मल्टी लिंगुअल मल्टी रिलीजियस रिजीम देखने को मिलता है। मतलब कि उसमें कई सारे तरीके की डाइवर्सिटी देखने को, एक इन शॉर्ट कहें तो देखने को मिलती है। दैट विल फील थ्रेटेंड बाय द प्लूरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। This was actually utterly unusual for the time, and historians are now studying the ways in which the Mongols provided ideological models for the later regime like Mughals of India। Mughals of India जो थे वो भी कहीं ना कहीं क्या है, तो गेंगिस खान बाबर जो था वो गेंगिस खान जो है इन्हीं का ही तो पूर्व वो था, मतलब डिसेंडेंट है। ठीक है, जो आई होप तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहा होगा। द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑन द मंगोल्स and any nomadic regime makes it virtually impossible to understand the inspiration that led to the confederation of fragmented groups of people in the pursuit of an ambition to create an empire। एक्चुअली क्या था, जो नेचर था उस टाइम पे मंगोल्स का, ठीक है, तो एनी नोमैडिक रिजीम, कोई भी नोमैडिक रिजीम हो, मेक्स इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इंस्पिरेशन
that led to the confederation of fragmented groups of people in a pursuit, मतलब कि it is very much inspirational for any Mongolians या Mongols की कैसे कई सारे जो इतने fragmented group of people थे उनको unite करके इतना बड़ा एक confederation, इतना बड़ा एक regime create कर दी गई by the Genghis Khan. After this, the Mongols empire eventually altered in its different milieu, but the inspiration of its founder remained a powerful force. At the end of the 14th century, तिमुर, ये एक बहुत नाम, तिमुर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, जो मैं अभी बता रहा था, बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तिमुर एंड गेंगिस खान. अनदर मोनार्क, तिमुर जो था ये एक और अनदर मोनार्क था, हु एस्पायर्ड टू यूनिवर्सल डोमिनियन, जिसने कि यूनिवर्सल डोमिनियन बनाने का सपना देखा था, एस्पायरिंग करी थी, हेजिटेटेड टू डिक्लेयर हिमसेल्फ मोनार्क. ये मतलब एक डर रहा था एक तरीके से, इसके अंदर मन में एक भय था, टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द मोनार्क बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ द गेंगिस खान डिसेंट, क्योंकि ये गेंगिस खान के परिवार का तो था नहीं. लेकिन when he did declare his independent sovereignty, जब इसने अपनी एक कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट संप्रभुता इसने अपनी जो डिक्लेयर कर दी, इट वॉज एन सन इन लॉ ऑफ गेंगिस खान, और सन इन लॉ को हम लोग ग्यूरगन कहते हैं गेंगिस खानिड फैमिली में. ठीक है, सो गेंगिस खान का बाद में हम लोग को तैमूर जो है वो सन इन लॉ देखने को मिलता है, बन जाता है. आफ्टर दिस टुडे आफ्टर द डिकेड ऑफ द सोवियत कंट्रोल, अब उस जगह पे सोवियत मतलब कि रशिया का कंट्रोल है, द कंट्री ऑफ मंगोलिया, अब मंगोलिया एक कंट्री है, आप तो जानते हैं मैप में इसकी प्लेस है, इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. अब तो ये इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है. इट हैज सीज्ड अपॉन गेंगिस खान एज अ ग्रेट नेशनल हीरो. जब कभी भी गेंगिस खान की बात आती है तो ही इज़ एडमायर्ड एज अ ग्रेट नेशनल हीरो. पॉइंट टू बी नोटेड ईयर, यहाँ पे गेंगिस खान को कोई बुरा नहीं माना जाता. ये लोग अपने यहाँ जैसे श्रीलंका में रावण जो था वो लंका का राजा माना जाता था, वैसे ही गेंगिस खान जो है यहाँ पे he was very much important to these peoples living here, who is publicly venerated and whose achievements are recounted with pride. ठीक है, जिसकी जितनी भी अचीवमेंट्स थी, जितने भी इसकी जो डेट्स थे, उसको बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है. एट अ क्रूशियल जंक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ मंगोलिया, Genghis Khan has once again appeared as an iconic figure for the Mongol people, mobilizing memories of a great past in the forging of the national identity that can carry the nation into the future. So this is all about the nomadic empire. This is the last मतलब ये जो हमारी थीम 5 है nomadic empire, ये अब यहाँ पे कंप्लीट होती है. अप्रॉक्सीमेटली इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हमने बना दिए हैं. ठीक है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरे डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे हैं. पार्ट 4 तो आपने देख ही लिया कि मैंने कैसे पूरे रिवीजन करवाया है इसका, तो आप पूरा अच्छे से देखें इस चीज़ को. ठीक है, सो आई होप सो आपको पूरी वीडियोज़ और पूरी सीरीज समझ में आ रही है. एंड प्लीज़ योर लाइक एंड सब्सक्राइब इज़ वेरी मच मोटिवेशनल फॉर मी. आप प्लीज़ अपना सपोर्ट शो करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताएं, वीडियोस को शेयर करें. धीरे धीरे करके क्वालिटी ऑफ द कंटेंट विल आल्सो इंक्रीज एंड आपको मच बेटर पर्सपेक्टिव टू द यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है. थैंक यू सो मच. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स फॉर एज यू नो कि इसमें यहाँ इस चैनल पर आशीष मलिक सर भी पढ़ाते हैं एंड मैनी अदर एजुकेटर्स. And also if you have any question then you can comment down in the comment box. Okay, so thank you so much for watching my video and be safe, be at your home.